जैसे म्यूटेशन, जीन रिकॉम्बिनेशन, जीन माइग्रेशन, जिसे जीन फ्लो के नाम से भी जाना हमने, जेनेटिक ड्रिफ्ट। याद है जेनेटिक ड्रिफ्ट? सडन चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी ड्यू टू सम चांस इवेंट। बॉटलनेक इफेक्ट एंड फाउंडर इफेक्ट मैंने आपको समझाए थे, जो जेनेटिक ड्रिफ्ट के दो एग्जाम्पल्स थे। एक और फैक्टर जो प्रभावित करता है, जो अफेक्ट करता है हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को, वो है नेचुरल सिलेक्शन, राइट? सो आज का हमारा विषय रहेगा नेचुरल सिलेक्शन, इसके अलग अलग प्रकार, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, डायरेक्शनल सिलेक्शन, डिसरप्टिव सिलेक्शन, ये तीनों चीजें आपको बताऊं। इसके अलावा आज हम जिक्र करेंगे जियोलॉजिकल टाइम स्केल का, जियोलॉजिकल इराज एंड एपॉक्स। इवोल्यूशन पढ़ते समय ये टर्म्स हमने कई बार देखी, एजोइक एरा, आर्कियोजोइक एरा, प्रोटीरोजोइक एरा, पेलियोजोइक एरा, सीनोजोइक एरा, मीजोजोइक एरा, है ना? मीजोजोइक एरा के बारे में बताया था कि भाई इसे गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स कहते हैं। तो दो मेन चीजें आज हमने डिस्कस करनी है, नेचुरल सिलेक्शन के अलग अलग टाइप्स विद एग्जांपल्स एंड जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ठीक है जी? तो चलिए फिर एक कॉन्फिडेंस के साथ, एक उत्साह के साथ, एक खुशी के साथ आज के इस सेशन का आगाज करते हैं। जीवन में खुश रहना, उत्साहित रहना बहुत जरूरी है। पॉजिटिव एनर्जीज आपकी तरफ अपने आप दौड़ी चली आती हैं। जैसी पॉजिटिव एनर्जी आप रेडिएट आउट करेंगे, वैसी ही आप तक पहुंचेगी। ये यूनिवर्स का सिंपल सिद्धांत है। हर बार बोलता हूं, whatever kind of energy you give to the universe, the same bounces back to you, right? चलिए, सो आज का हेडिंग दे लेंगे सभी बच्चे, नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन जानने से पहले मैं आपको सिलेक्शन शब्द की परिभाषा बताना चाहूंगा। नोट करेंगे सभी मेरे साथ? लिखेंगे जी? पिछले सेशन में भी बताया था, सिलेक्शन इज अ प्रोसेस, लिख लो भाई सभी, बाय विच, अच्छा कुछ कुछ चीजें हाथ से लिखने में भी मजा आता है, एग्री करेंगे ना आप मुझसे? There's no doubt that technology cannot replace a good teacher, but technology in the hands of a good teacher is revolutionary. Okay, so let's see what is selection. It is a process by which organisms who are physically बेहतर होना जरूरी है, who are physically, physiologically and behaviorally, physically, आप भी नोट करेंगे साथ साथ, it is a process by which organisms who are physically, physiologically and behaviorally better adapted, जो better adapted हैं, they survive, reproduce and produce। वो सर्वाइव करेंगे, वो रिप्रोड्यूस करेंगी एंड प्रोड्यूस करेंगी क्या? एंड दे प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ सर्वाइविंग ऑफस्प्रिंग्स। सिर्फ बच्चे पैदा करना ही बड़ी बात नहीं, जो ऑफस्प्रिंग्स पैदा हुए हैं वो जिंदा भी रहें और वो स्वयं रिप्रोडक्टिव एज तक भी पहुंचे, ये भी आवश्यक है। So it is a process by which organisms who are physically, physiologically and behaviorally, मतलब तीनों तरीकों से बेटर अडेप्टेड हैं, वो सर्वाइव करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं एंड दे प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ सर्वाइविंग ऑफस्प्रिंग्स। किसके मुकाबले में? एज कंपेयर्ड टू दोज, उनके मुकाबले, who are not better adapted,
जो कि बेहतर अडेप्टेड नहीं है उनके मुकाबले। समय कभी एक जैसा नहीं रहता, समय बदलता रहता है। नेचुरल सिलेक्शन इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का कुछ भी एक गोल नहीं है। इट इज नॉट अ गोल डायरेक्टेड प्रोसेस। इट इज नॉट अ डायरेक्ट प्रोसेस इन सेंस ऑफ डिटर्मिनिज्म। इट इज अ स्टोचस्टिक प्रोसेस, जो मैंने आपको बताया था पहले कि इसमें पहले से कुछ भी निर्धारित नहीं है। इवोल्यूशन होता आया है, होता रहेगा हमेशा। इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ठीक है, तो सिलेक्शन आप समझे, राइट जी। सिलेक्शन दो तरह का है, नेचुरल सिलेक्शन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन। Natural selection is done by nature on a large scale throughout the world. Artificial selection is done by man, by humans, on a small scale in the laboratory. नेचुरल सिलेक्शन एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसके नतीजे आपके सामने आने में कई साल लग जाएंगे। लेकिन आर्टिफिशियल सिलेक्शन के नतीजे कम समय में ही आपके सामने होंगे। आर्टिफिशियल सिलेक्शन के जरिए मैंने आपको बताया था इनकी इंसानों ने कई चीजों की कई वैरायटीज बनाई हैं। डॉग्स की अलग अलग वैरायटीज हैं, काउस की अलग अलग वैरायटीज हैं, हॉर्सेस की हैं, गोभी की, ब्रोकली, ब्रसेल्स स्प्राउट्स, कैबेज, कोहलराबी, केल, ये सभी सरसों के पौधे से बने हैं, ब्रासिकस, राइट। इसके अलावा मिर्च की वैरायटी है अलग अलग, लाल मिर्च, हरी मिर्च, पीले रंग की शिमला मिर्च, हरे रंग की शिमला मिर्च, है ना। कितनी सारी अपनी वैरायटीज देखी, मिर्ची की बहुत सारी वैरायटीज होती है। सो दैट इज आर्टिफिशियल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन जो ट्रेड सिलेक्ट करता है दैट इज बेनिफिशियल टू द स्पीशीज। लेकिन आर्टिफिशियल सिलेक्शन में जो ट्रेड हम सिलेक्ट करते हैं वो ह्यूमंस अपने फायदे के लिए सिलेक्ट करते हैं। दैट इज बेनिफिशियल टू ह्यूमंस, नॉट टू दैट स्पीशीज। क्लियर है जी, राइट। सो नेचुरल सिलेक्शन की एक और परिभाषा देख लें, लिखिए, प्रोसेस in which heritable variations enable better survival and leave more progenies। जो बात मैंने 3-4 सेंटेंसेस में अभी अभी आपको लिखवाई वो सिंपल एक सिंगल सेंटेंस में। नेचुरल सिलेक्शन वो प्रोसेस है जिसके जरिए हेरिटेबल वेरिएशंस, जो वेरिएशंस इनहेरिट करी गई हैं, वो एक ऑर्गेनिज्म को बेहतर सर्वाइवल देती हैं ताकि वो ज्यादा ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करे। याद हमने पढ़ा था, fitness according to Darwin is ultimately referring to reproductive fitness। okay, now आगे बढ़ते हैं जी। नेचुरल सिलेक्शन में और क्या क्या जानना है हम। सिलेक्शन डिपेंड्स अपॉन एग्जिस्टेंस ऑफ phenotypic variation within the population। ये बात जरूरी है। देखो, जीनोटिपिक लेवल पे वैरायटी है, लेकिन अगर जीनोटाइप अपने आप को फिनोटाइप में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा तो फिर उसका कोई फायदा नहीं। Natural selection is going to select the phenotypes। जो जो करेक्टर आ चुका है फिजियोलॉजी में, फिजिकली या बिहेवियर में, नेचुरल सिलेक्शन तो उसी को सिलेक्ट करेगा ना। नो डाउट अल्टीमेटली जब फिनोटाइप सिलेक्ट हुआ है तो जीनोटाइप सिलेक्ट हो ही जाएगा। लेकिन मान लो कि मेरे जीनोटाइप में कोई करेक्टर है पर वो अपने आप को प्रभावित नहीं कर रहा। मान लीजिए मेरे डीएनए में ये फीचर है कि मेरा स्किन कलर बहुत फेयर हो सकता है, परंतु वो किसी कारण से अगर नहीं है, फिजियोलॉजिकली फिजिकली रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, तो फिर फायदा क्या। नेचुरल सिलेक्शन मुझे क्यों सिलेक्ट करेगा। यू गेटिंग इट। सो ये बात ध्यान रखना जरूरी है। नेचुरल सिलेक्शन सिलेक्ट्स phenotypes, नॉट द जीनोटाइप्स। वो अपने आप अल्टीमेटली सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है जी। सो सिलेक्शन डिपेंड्स ऑन एग्जिस्टेंस ऑफ phenotypic variation within the population, right? And it is a part of the mechanism by which a species adapts itself to the environment। कोई भी स्पीशीज जबरदस्ती विलिंगली अपने आप को अडेप्ट नहीं कर सकता। अगर उसमें वो फीचर है जीनोटाइप में और वो उसके फिनोटाइप में रिफ्लेक्ट हो रहा है तो वो बेहतर है। भाई अगर हम ह्यूमंस चाहें कि हम एकदम -200 डिग्री टेम्परेचर पे रहना चाहते हैं, है ना, बिना कोई गर्म कपड़े पहने या बिना किसी भी सुविधा के, तो हमारी इच्छा है भाई हमें रहना है, हमें अडेप्ट करना है। कैन वी डू दैट? नो, वी कैन नॉट डू। जो ऑर्गेनिजम्स ऑलरेडी उस तरह के माहौल के साथ रहने के लिए एडजस्टेड हैं वो हैं। जबरदस्ती इच्छा के अनुसार नहीं कुछ किया जा सकता। ये तो लेमार्क ने कहा था, द कंसेप्ट ऑफ एपिटेंसी, द कंसेप्ट ऑफ डिजायर्स। ओके, नाउ
A population generally has three types of individuals on the basis of their trait. आप किसी भी ट्रेट को अगर एक पॉपुलेशन में स्टडी करें तो मोटे तौर पे हम ये देखेंगे कि उस पॉपुलेशन में तीन अलग अलग तरह के इंडिविजुअल्स हैं ट्रेट के आधार पे। एवरेज साइज जिनमें एवरेज वैल्यू ऑफ द ट्रेट है, लार्ज साइज जिनमें उस ट्रेट का एक पीक वैल्यू है, स्मॉल साइज जिनमें उस ट्रेट का बहुत ही कम वैल्यू। एक बात ध्यान से सुनिए, सिर्फ बात यहां साइज की नहीं होगी, ये इन जनरल हमने टर्म यूज की है। देखो राजा बेटा, सपोज करो मैं ट्रेट स्टडी कर रहा हूं ह्यूमंस में, से फॉर एग्जांपल स्किन का। मैं इसकी दो एक्सट्रीम वैल्यूज लेके चलता हूं, दो एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ द ट्रेट्स। वन इज वेरी फेयर इंडिविजुअल्स, वेरी फेयर कॉम्प्लेक्शन, बहुत ही गोरे जो हैं, वो एक एक्सट्रीम वैल्यू ले ली हमने। एक दूसरी एक्सट्रीम वैल्यू ले ली हमने वेरी डार्क कॉम्प्लेक्शन, राइट। और हमने एक इंटरमीडिएट वैल्यू लिया कि जो हमारा इंडियन स्किन कॉम्प्लेक्शन है, मुलेटो स्किन कलर जिसे हम कह देते हैं, चलो मैं लिख देता हूं इंडियन स्किन कॉम्प्लेक्शन। भाई बहुत गोरे भी नहीं है हम और बहुत ही डार्क कॉम्प्लेक्शन भी नहीं है। सो कहने का मतलब है कि ट्रेट जो आप स्टडी कर रहे हैं उसमें तीन तरह के इंडिविजुअल्स हैं। ऐसे इंडिविजुअल्स जो बहुत फेयर होंगे, ऐसे इंडिविजुअल्स जो बहुत डार्क होंगे, और ऐसे जो है इंडियन स्किन कलर वाले। देखो अब इनके बीच में भी स्किन कलर की वेरिएशंस हमें मिलती हैं, नो डाउट। जब आपने स्किन कलर पढ़ा था, मल्टीपल एलील्स हमने पढ़ा था, तो हमने कहा था कि बहुत तरह के स्किन कॉम्प्लेक्शंस मिलते हैं। ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिया कि मान लो मैं आपसे कहूं कि भाई इन्हीं तीन चीजों को स्टडी करो, वेरी डार्क, वेरी फेयर, और फिर जो एवरेज वाले। ठीक है, यही बात यहां पे लिखी है कि चाहे आप कद काठी को लेके बात कर रहे हैं, बहुत लंबे, बहुत छोटे और एवरेज वाले, सो मोटे तौर पे हम ये तीन तरह के इंडिविजुअल्स जो है पाएंगे किसी भी ट्रेट को लेकर के। ये बात ध्यान रखनी है ना। ऑर्गेनिजम्स दैट सूट बेस्ट विल हैव द बेटर सर्वाइवेबिलिटी। साधारण सी बात है, जो सक्सेसफुली फीड और ब्रीड कर पाएंगे उनकी संख्या ज्यादा होगी। ऑर्गेनिजम्स के दो ही मुख्य काम होते हैं, सक्सेसफुल फीडिंग एंड सक्सेसफुल ब्रीडिंग। सक्सेसफुल ब्रीडिंग से मतलब ये है कि जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सब जिंदा रहे और वो खुद रिप्रोडक्टिव एज तक पहुंचे, है ना। इट कॉजेज अनइक्वल सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्टिव सक्सेस ऑफ द इंडिविजुअल्स। नेचुरल सिलेक्शन के कारण अनइक्वल सर्वाइवल रेशो है। ऑब्वियसली भाई जो बेहतर है उनके चांसेस बेहतर हैं, जो आज बेहतर नहीं है वो कल को बेहतर साबित हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए मैंने कहा था नो वेरिएंट इज कंप्लीटली रिमूव्ड फ्रॉम द पॉपुलेशन, नो वेरिएंट इज, नोट कर लीजिएगा आप भी, कंप्लीटली वाइप्ड आउट। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे जो बेहतर अडेप्टर नहीं है, वो भी होंगे, उनकी संख्या कम होगी, सिंपल। क्या पता भविष्य में जाके वो बेहतर साबित हो जाए। ठीक है बेटा, अब आप हेडिंग दीजिए टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। राइट जी, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, मैं भी लिख दूं आपके लिए, टाइप्स। लिखने में बड़ा मजा आता है टाइप्स ऑफ, और मैं तो अपने नोट्स हमेशा बनाया करता था, अभी भी बनाता हूं। जब भी कोई फॉरेन ऑथर की बुक में से कोई नई चीज पढ़ते हैं, किसी रिसर्च जर्नल में से, तो डिजिटली नोट करने में उतना मजा नहीं आता जितना अपनी हैंडराइटिंग में लिखने में मजा आता है। सो आई ऑलवेज डू दैट, और वो चीजें जल्दी याद भी हो जाती हैं। टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, तीन तरह का नेचुरल सिलेक्शन आपको समझाऊंगा। एनसीईआरटी में इसको लेके ग्राफ दिए हुए हैं, समझना जरूरी है। नंबर वन, स्टेबलाइजेशन या स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन भी कहते हैं, इसको नॉर्मलाइजिंग सिलेक्शन भी कहते हैं। डायरेक्शनल सिलेक्शन, जिसे डायरेक्शनल चेंज भी लिखा है। डिसरप्शन या डिसरप्टिव सिलेक्शन, चलो हम इनके ऑल्टरनेट नाम भी लिखें। पहले वाले को मैं लिख रहा हूं, आप भी लिखिएगा, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉर्मलाइजिंग सिलेक्शन। नॉर्मलाइजिंग सिलेक्शन। सेकेंड वन इज डायरेक्शनल और प्रोग्रेसिव सिलेक्शन।
इसको हम प्रोग्रेसिव सिलेक्शन भी कहते हैं, ऑल्टरनेट नाम है इनके, प्रोग्रेसिव सिलेक्शन और डायरेक्शनल सिलेक्शन, एक ही दिशा में। थर्ड इज डिसरप्टिव सिलेक्शन, या डिसरप्टिव से मतलब बिखर रहा है, दूर जा रहा है, सेंटर से अवे जा रहा है। तो सेंटर से अवे जाने वाली फोर्सेस याद है आपको? एक आपने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ा होगा, एक सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ा होगा। तो हम स्टेबलाइजिंग, नॉर्मलाइजिंग, डिसरप्टिव इनके लिए ऑल्टरनेट टर्म्स भी यूज कर लेते हैं, राइट? टुवर्ड्स द सेंटर या अवे फ्रॉम द सेंटर। सेंट्रीफ्यूगल है या सेंट्रीपिटल है, उसी के आधार पे। डिसरप्शन, वी यूज द टर्म डिसरप्टिव सिलेक्शन। डिसरप्टिव सिलेक्शन, ये नेचुरल सिलेक्शन के 3 टाइप्स हैं। टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3। तीनों समझाऊंगा आपको ग्राफ्स के साथ साथ। चल इधर देखिए, आप कहेंगे हर बार बीटल की एग्जांपल। बीटल्स मुझे तो बड़े पसंद हैं, आर्थ्रोपोड्स हैं। देखिए भाई, पीले रंग के बीटल, हरे रंग के बीटल और लाल रंग के बीटल नजर आ रहे हैं। खुशी खुशी रह रहे हैं भाई एक माहौल में बीटल्स। पीले वाले भी हैं, हरे वाले भी हैं, लाल भी हैं। मान लीजिए एनवायरनमेंट में कुछ ऐसा बदलाव हुआ कि भाई बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ गया, मिट्टी सूख गई और मिट्टी सूखी हुई पीले पीले रंग की नजर आती। अगर एनवायरनमेंट ऐसा हो गया, मतलब उनके आसपास का माहौल ऐसा हो गया बीटल्स का, पीले रंग का हो गया, तो जो पीले रंग की बीटल्स हैं वो पीले बैकग्राउंड के साथ ही मैच कर जाएंगी, ब्लेंड कर जाएंगी। और जो शिकारी जानवर बीटल्स को खाते हैं, जो इनके प्रेडेटर्स हैं, पीले रंग वाली बीटल्स उन्हें नजर नहीं आएंगी, वो इजीली स्पॉट नहीं कर पाएंगे। पीला बैकग्राउंड और पीली बीटल बैठी है तो उसके दिखने के चांसेस कम। तो यानी अब बदले हुए माहौल ने इस पीले रंग वाली बीटल्स को ज्यादा चांसेस ऑफ सक्सेसफुल सर्वाइवल दे दी। जो लाल वाली और हरी वाली है, प्रेडेटर उन्हें इजीली स्पॉट कर लेगा, उनके मरने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। समझे आप बात? पहले ओरिजिनल पॉपुलेशन में सभी बेचारे एक जैसे थे, बराबर बराबर थे। मान लो कोई 30%, कोई 35%, है ना, और दूसरा भी लगभग इसके करीब ही था। लेकिन अब क्या हो गया? अब पीले वाले बीटल्स के लिए चांसेस ज्यादा हो। देखो, अगर मैं ओरिजिनल बीटल पॉपुलेशन को लेके एक ग्राफ प्लॉट करूं, एक तरफ मैंने ले लिया जी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, और इधर हमने ले लिया बीटल अलग अलग तरह के जो कलर्स हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे। अब इसमें ओरिजिनल पॉपुलेशन जो है बीटल की, भाई वहां लाल रंग वाली भी है, वहां पीली रंग वाली भी है, और वहां पे हरे रंग वाली भी है। इस तरह से हमने प्लॉट किया। मान लीजिए एनवायरनमेंट बदलता रहा, पीले रंग वालियों के सक्सेसफुल सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा हो। केस 1 जो हमने लिया, यहाँ पे देखिए कि बारिश नहीं हुई, काफी समय तक सूखा पड़ा, मिट्टी पीली पीली नजर आने लगी, ब्राउनिश येलो या येलोविश ब्राउन, जिसके कारण पीले बीटल्स के सर्वाइवल के चांसेस बढ़ गए, प्रेडेटर उन्हें देख नहीं पा रहा। सो अब हम देखेंगे कि समय के साथ साथ क्या हो जाएगा, इस ग्राफ में जो पीक वैल्यू है वो सेंटर की तरफ को बढ़ती जाएगी, क्योंकि यहां पे हमने मीन वैल्यू ऑफ द ट्रेट लिया है। सो व्हेन सिलेक्शन ऑपरेट्स इन सच अ वे so that individuals with mean value of the trait are favored at one time. I will repeat. When selection operates in such a way, इस तरीके से, so that individuals, ऐसे individuals who have mean value of the trait, जिनमें उस trait की mean value है, they are favored at one time, तब हम कहते हैं जी stabilizing selection। तो अब आप देखिए, बदले हुए माहौल में ये हो जाएगा कि लाल वाली बीटल्स की संख्या भी कम होती जाएगी और हरी वाली बीटल्स की संख्या भी कम है, और हमें मैक्सिमम बीटल्स जो मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं जी पीले रंग वाले। पीक गेट्स हायर एंड नैरोअर, राइट? समझ आया स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, है ना? चलो, जो मैं डेफिनेशन बोल रहा था स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन की, मेरे सभी राजा बेटा और रानी बेटियां, मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है। When selection operates in such a way, जब नेचुरल सिलेक्शन इस तरीके से ऑपरेट कर रहा है, so that individuals with mean value of the trait are favored at one time, जिनके पास उस ट्रेट की मीन वैल्यू या मिडिल वैल्यू है वो फेवर हो रहे, तो हम कहते हैं स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन।
तो यानी इस तरह का जो सिलेक्शन है, दिस टाइप ऑफ सिलेक्शन फेवर्स एवरेज साइज्ड इंडिविजुअल्स। अब आप कहेंगे साइज, यहां पे बीटल के साइज की बात नहीं कर रहे थे, हम उस ट्रेट को लेकर के एक एवरेज वैल्यू कह रहे हैं, वहां के लिए एवरेज साइज वर्ड यूज किया गया है ना। सो दिस टाइप ऑफ सिलेक्शन इज फेवरिंग एवरेज साइज्ड इंडिविजुअल्स व्हाइल इट इज एलिमिनेटिंग स्मॉल साइज्ड इंडिविजुअल्स, जिनके पास एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ द ट्रेट है, उनको फेवर नहीं कर रहा, राइट। If we draw a graphical curve, we get a bell-shaped curve. So ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि किस तरह के सिलेक्शन में आपको बेल शेप्ड कर्व देखने को मिलता है। इट इज स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। सो सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट है जो मैंने बोली, और एक कर्व इंपॉर्टेंट है। मैं और भी एग्जांपल्स देता हूं आपको इसकी। देखिए, एक एग्जांपल इसमें लिया जाता है ह्यूमन बेबी बर्थ वेट, कि जन्म के समय ह्यूमन बेबी का जो बर्थ वेट है, किस तरह के बच्चों के सक्सेसफुल हैं, ज्यादा चांसेस हैं, बेटर चांसेस हैं सक्सेसफुल सर्वाइवल के। जो बहुत ज्यादा हट्टे कट्टे मोटे ताजे बच्चे होंगे, भाई उनके भी चांसेस कम है, और जो बहुत ही दुबले पतले कमजोर होंगे उनके भी कम है। जो एक मीन वैल्यू ऑफ द ट्रेट होगा ना, उन बच्चों के सक्सेसफुल सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा रहते हैं। समझते हैं अभी इस एग्जांपल को, उससे पहले देखते हैं एक चीज और। There is an optimum wing length for a hawk of a particular size with a certain mode of life in a given environment. Hawk समझते हैं, bird है, wing span है उसका, wing length। So वो एक एग्जांपल लिया गया है यहाँ पे स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन के। There is an optimum wing length for a hawk of a particular size. Stabilizing selection operate करता है through differences in breeding potential, and it will eliminate those hawks with wingspans larger or smaller than the optimum length. टेक्निकल सी बात लिखी है, मैं सादी भाषा में समझाता हूं। आप हॉक की पॉपुलेशन स्टडी कर रहे हैं और आपने देखा जो बहुत बड़े बड़े विंग स्पैन वाले हैं, उनके सर्वाइवल, सक्सेसफुल सर्वाइवल के चांसेस कम है किसी भी रीजन से। जिनका विंग स्पैन बहुत छोटा है, उनके भी सक्सेसफुल सर्वाइवल के चांसेस कम है। जिनका विंग स्पैन इंटरमीडिएट है, ना बहुत ज्यादा बड़ा ना बहुत ज्यादा छोटा, एक मीन वैल्यू है, उनके चांसेस ऑफ सक्सेसफुल फीडिंग एंड ब्रीडिंग ज्यादा है। ये प्रैक्टिकली हमने हॉक पॉपुलेशन में स्टडी करा तो हमें पता चला, राइट जी। और एग्जांपल जो मैं आपको बता रहा था स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, ह्यूमन बेबी बर्थ वेट, 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी के बाद जब ह्यूमन बेबी डिलीवर होता है, 9 महीने की प्रेगनेंसी है, 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी के बाद जब बेबी डिलीवर होता तो क्या होता है जी, वो बच्चे बेबीज विद बर्थ वेट लेस देन 5 पाउंड्स, पाउंड्स यूनिट है बर्थ वेट या वजन को नापने के। सो बेबीज विद बर्थ वेट लेस देन 5 पाउंड, लगभग 450 ग्राम के करीब का एक पाउंड होता है। जिन बच्चों का जन्म के समय भार जो है 5 पाउंड से कम है, या फिर जिनका मोर देन 10 पाउंड है, जिनका 10 पाउंड से ज्यादा है, मान लो बहुत ही हैवी बच्चा है, 4.5-5 किलो का बच्चा है, इन दोनों केसेस में देयर आर लेस चांसेस ऑफ सर्वाइवल एज कंपेयर टू बेबीज विद मीन बर्थ वेट, जिनका जन्म के समय बर्थ वेट से राउंड अबाउट 6.5 पाउंड, 7 पाउंड, 7.5 पाउंड है। इनके चांसेस ऑफ सक्सेसफुल सर्वाइवल ज्यादा है। बहुत ज्यादा हैवी बच्चा होगा, हेड का सर्कमफ्रेंस ज्यादा होगा, डिलीवरी में प्रॉब्लम्स आएंगे। बहुत ज्यादा कमजोर बच्चा होगा, छोटा होगा, लंग्स डेवलप नहीं हुए, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज होंगी, वहां भी सक्सेसफुल चांसेस जो हैं सर्वाइवल के कम हो जाए। ठीक है जी। सो दैट वाज नंबर 1 टाइप ऑफ सिलेक्शन, यानी स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन को ही नॉर्मलाइजिंग सिलेक्शन भी कहते हैं। When selection operates in such a way so that individuals with mean value of the trait are favored at one time. So that means this type of selection is favoring average individuals. It is eliminating over specialized individuals as well as under specialized individuals. ठीक है, एवरेज इंडिविजुअल्स को ही फेवर कर रहा है। ठीक है, राइट। सेकेंड टाइप ऑफ सिलेक्शन समझे, डायरेक्शनल सिलेक्शन, जिसे प्रोग्रेसिव सिलेक्शन भी कहते हैं। सो आप हेडिंग दे दीजिए,
डायरेक्शनल सिलेक्शन और प्रोग्रेसिव सिलेक्शन। लिखा है ना ये नाम, ये देखो, डायरेक्शनल और द प्रोग्रेसिव सिलेक्शन। अब ये क्या है? When selection is operating in such a way so that individuals with extreme value of the trait are favored at one time। जो भी trait आप स्टडी कर रहे हैं उसकी जो एक्सट्रीम वैल्यू होगी, एक्सट्रीम हायर की तरफ भी हो सकती है, एक्सट्रीम लोअर की तरफ भी हो सकती है, दोनों ऑप्शन है ना। So when selection is operating in such a way so that individuals with extreme value, average value नहीं, extreme value of the trait are favored at one time, right? So इसमें क्या है? The population changes towards one particular direction, एक ही दिशा की तरफ चली जाएगी। मान लो हम स्किन कलर की बात करते हैं और मैं आपसे कहता कि भाई इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में मुझे डेटा बना के दीजिए, कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बहुत ही फेयर कॉम्प्लेक्शन है, कितने एवरेज इंडियन स्किन कॉम्प्लेक्शन जैसे, और कितने जो है बहुत ही डार्क कॉम्प्लेक्शन। जब आप ये स्टडी करें और आप मुझे रिपोर्ट सबमिट करें कि सर हमने देखा 80% इंडिविजुअल्स जो हैं दे आर वेरी फेयर, और बाकी जो 2 शेड्स आप दे रहे हैं स्किन कलर के उसमें कुछ 10% है और बाकी भी 10%। तो 80% के पास एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ द ट्रेट है, तो मैं कहूंगा कि स्किन कलर को लेके इस तरह से नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट कर रहा है कि इट इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्शनल सिलेक्शन, प्रोग्रेसिव सिलेक्शन। इंडिविजुअल्स विद एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ द ट्रेट आर फेवर्ड एट वन टाइम। वो एक्सट्रीम वैल्यू डार्क स्किन कॉम्प्लेक्शन भी हो सकता था, एक एक्सट्रीम वैल्यू लेके चलना है, ठीक है जी। इट मीन्स दिस टाइप ऑफ सिलेक्शन फेवर्स या तो स्मॉल और लार्ज साइज्ड इंडिविजुअल्स, and more individuals of that time will be present in the next generation. Simple. Extreme value of the trait is being favored, not the average value, right? अब आप देखो जैसे वही बीटल्स वाली केस में अगर हमें ऐसे सिचुएशन मिले कि भाई हरे रंग के बीटल्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं बाकी कम, वजह कोई भी हो सकती, बहुत ज्यादा ग्रीनरी हो गई, हरी हरी घास बहुत ज्यादा है जी वहां पे, तो जिसके कारण से हरे वाले बीटल्स को जिंदा रहने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। So that means peak is shifting in one direction। ये बात लाल वाले बीटल्स के लिए भी हो सकती थी क्योंकि दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज हैं ट्रेट, राइट? इसमें एग्जांपल्स हैं डायरेक्शनल सिलेक्शन की। These are very important। Evolution of DDT resistant mosquitoes, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, DDT आपने सुना? इंसेक्टिसाइड मच्छरों को मारने के लिए यूज की जाती है। बहुत साल पहले जब इस इंसेक्टिसाइड को हमने ढूंढा और मच्छरों पे हमने डाला और कीड़े मकोड़ों पे, तो वो मर जाते थे। लेकिन हमने देखा कि भाई कुछ समय बाद मच्छर नहीं मर रहे थे डीडीटी से। ऐसा क्यों? क्या वो अब रेजिस्टेंट हो गए, पहले नहीं थे? नहीं, ऐसा नहीं होता। वेरिएशंस आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ पॉपुलेशन। बहुत साल पहले भी हमारे पास डीडीटी रेजिस्टेंट मॉस्किटोज थे, नेचुरली दे आर प्रोडक्ट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वैरायटी होगी ऐसी कोई ना कोई, तो लेकिन उनकी संख्या कम थी। डीडीटी डाली, ज्यादातर मच्छर डीडीटी के लिए रेजिस्टेंट नहीं थे तो वो मर गए। अब जो डीडीटी रेजिस्टेंट थे उनको फीड और ब्रीड करने के चांसेस ज्यादा हुए, उन्होंने अपनी जनसंख्या बढ़ा दी। वैरायटी तब भी आएगी जब डीडीटी रेजिस्टेंट मॉस्किटोज ब्रीड कर रहे हैं, तो और भी वैरायटी बना रहे हैं। वो ऐसे केमिकल्स के लिए भी रेजिस्टेंट हो सकते हैं जो आपने सोचे तक भी नहीं। कोई XYZ केमिकल जो आज आपने ढूंढा भी नहीं, कभी भविष्य में जाके खोज करेंगे, हो सकता है उनमें उसके लिए भी रेजिस्टेंस ऑलरेडी हो, ठीक है जी। सो यही कारण है, इवोल्यूशन इसी तरह से तो हो रहा है, वेरिएशंस प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। तो एक लंबे समय के बाद हमने देखा कि अब डीडीटी रेजिस्टेंट मॉस्किटोज की पॉपुलेशन ज्यादा हो रही है। अनदर ब्यूटीफुल एग्जाम्पल जिसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इन पेपर्ड मॉथ। लेट मी टेल यू, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नीट सिलेबस और इसमें से क्वेश्चन पूछते हैं। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इन पेपर्ड मॉथ। अब ये क्या है जी इंडस्ट्रियल मेलानिज्म? सुनिए, पेपर्ड मॉथ क्या होता है? मॉथ और बटरफ्लाई लगभग एक जैसी होती है, दोनों के बैठने के तरीके में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मॉथ अपने पंख फैला लेती है बैठती हुई और तितली के पंख जुड़े हुए। पेपर्ड मॉथ, ज़ूलॉजिकल नेम बिस्टन बिटुलेरिया। प्लीज रिमेंबर दिस, नोट कर लीजिए, लिख लिख के याद करेंगे। पेपर्ड मॉथ बिस्टन बिटुलेरिया जो है, ये स्टडी किया एक वैज्ञानिक ने, कैटल वेल थे उसमें, राइट? ये कैटल,
कैटलवेल ने एक चीज ऑब्जर्व करी कि इंग्लैंड के आसपास के जंगल के इलाके में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले, जब वो इतनी इंडस्ट्रीज नहीं थी, इतनी फैक्ट्रीज नहीं थी, तब इस पेपर्ड मॉथ की वो वैरायटी जो लाइटर वैरायटी है, इसमें दो वैरायटीज, लाइटर वैरायटी एंड डार्कर वैरायटी. Lighter variety is Wiston Betuleria typica. Darker variety is Wiston Betuleria carbonea. कैटलवेल ने देखा कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले इंग्लैंड के आसपास के जंगल के इलाके में लाइटर वैरायटी की संख्या ज्यादा थी, नंबर ज्यादा था. क्यों? क्योंकि पॉल्यूशन का लेवल बहुत कम. पॉल्यूशन लेवल कम होने से पेड़ों के तनों पर ट्री ट्रंक्स वर कवर्ड विद लिचन्स, लाइकन्स भी जिन्हें हम कहते हैं लिचन्स. So that is providing a favorable background to the lighter variety. लिचन्स की ग्रोथ है पेड़ के तने में, लाइटर वैरायटी वहां बैठती है तो वो अपने आप को छुपा लेती है, कंसील हो जाती है, ब्लेंड कर जाती है आसपास के माहौल से. उसके प्रेडेटर यानी बर्ड्स उसे देख नहीं पाते, उसकी संख्या ज्यादा है. और बेचारी डार्कर वैरायटी जब लिचन्स लोडेड ट्री ट्रंक्स पे बैठेगी तो बर्ड्स उसे देख लेंगे, है ना. लाइटर बैकग्राउंड पे एक डार्कर चीज होगी तो बर्ड की नजर उस पर पड़ेगी और उसे खा जाएगा. So before industrial revolution, the number of lighter variety was more. धीरे धीरे क्या हुआ भाई, फैक्ट्रीज लगती गई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ और धुआं, पॉल्यूशन, स्मोक, ये सब चीजें वातावरण में फैलने लगी. ट्री ट्रंक्स वर कवर्ड विद द पॉल्यूटेंट्स. स्मोक जो उठ रहा है, धुआं जो उठ रहा है, पॉल्यूशन जो है, वो सब डिपॉजिट होने लगे, जिसके कारण लिचन्स की ग्रोथ इफेक्ट हुई. अब क्या होगा, डार्कर वैरायटी को फेवरेबल बैकग्राउंड मिल गया छुपने के लिए. ट्री ट्रंक्स गॉट कवर्ड विद सूट, SOOT, सूट, कालक जिसे हम कहते हैं. सो डार्कर वैरायटी गॉट अ फेवरेबल बैकग्राउंड. अब धीरे धीरे डार्कर वैरायटी की संख्या बढ़ने लगी और लाइटर वैरायटी कम होने लगी. तो पहले लाइटर ज्यादा थी, डार्कर कम. माहौल बदला, डायनामिक्स बदल गए. अब डार्कर ज्यादा, लाइटर कम. फिर क्या हुआ, इतना पॉल्यूशन कर रही है सभी फैक्ट्रीज और एनवायरमेंटलिस्ट सभी एकदम से जागरूक हो गए कि भाई पॉल्यूशन लेवल कम किया जाए, बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है हमारा फ्लोरा एंड फौना इससे. तो एंटी पॉल्यूशन लॉज बनाए गए, पॉल्यूशन लेवल कंट्रोल किए गए. फिर से सिचुएशन रिवर्स हो गई, पॉल्यूशन लेवल कंट्रोल हुए, पॉल्यूशन का लेवल डाउन आया, अगेन किसकी परसेंटेज बढ़ जाएगी, द परसेंटेज ऑफ लाइटर वैरायटी इंक्रीज्ड. इसीलिए मैं कहता हूं ना, नो वेरिएंट इज कंप्लीटली वाइप्ड आउट. जो आज बेहतर नहीं है वो भविष्य में जाके कभी अपने आप को बेहतर साबित कर सकता है, क्योंकि एनवायरनमेंट कभी एक जैसा नहीं रहता. समझ आ गई बात? चलो इंडस्ट्रियल मेलानिज्म पढ़ते हैं. इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इन मॉथ्स has been originally studied by R.A. Fisher, E.B. Ford. Recent times में it was studied by Cattlewell. Right? The occurrence of industrial melanism is closely associated with the progress of industrial revolution in Great Britain during 19th century. Right? इंग्लैंड के आसपास के जंगल के इलाके में ये चीज स्टडी करी गई थी बाय कैटलवेल. Peppered moth exists in two forms, darker variety, lighter variety. Important, note कीजिए. Peppered moth का zoological name Wiston Betuleria. इसकी दो varieties, darker variety that is Wiston Betuleria carbonaria. कार्बन से याद रख लेना, darker variety. Lighter variety is Wiston Betuleria typica. Right? Pollution level के हिसाब से आपको इसकी जनसंख्या में वेरिएशन मिलेगी. Now, this phenomena can be explained as follows. पहला point. In the past, बहुत पुराने समय की बात करें, the bark of trees, पेड़ों के जो तने थे, जो छाल थी, that was covered with whitish lichens. So the white moth escaped unnoticed from the predatory birds. वही बात जो मैंने कही, लाइटर बैकग्राउंड है तो लाइट कलर की मौत दिखाई नहीं देगी, प्रेडेटर उसे खा नहीं पाएगा. प्रेडेटर यहाँ पे बर्ड है. आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब हो गया, द बार्क्स गॉट कवर्ड बाय स्मोक. स्मोक कह दीजिए या सूट कह दीजिए, कालक डिपॉजिट होने लगे.
The white moth were selectively picked up by the birds. जब कालक डिपॉजिट हो गई तो अब डार्कर वैरायटी कहेगी कि अब मेरे लिए फेवरेबल बैकग्राउंड है, मैं नहीं दिख पाऊंगी प्रेडेटर को, और लाइटर वैरायटी बेचारी मुसीबत में आ गई। डार्क कलर्ड बैकग्राउंड पे लाइट वैरायटी बैठेगी तो स्पॉट हो जाएगी आसानी से बर्ड्स। Black moth escaped unnoticed, so they managed to survive, resulting in more population of the black moth and there was less population of white. लेकिन जब एंटी पॉल्यूशन लॉस बनाए गए, फैक्ट्रीज का पॉल्यूशन कंट्रोल किया गया, तब हालात फिर से बदल गए। राइट जी? तो ये था हमारा सेकंड टाइप ऑफ सिलेक्शन, दैट इज डायरेक्शनल सिलेक्शन। राइट? क्लियर है? एक ही दिशा में आपको ग्राफ मिलेगा इसका। तीसरे तरह का सिलेक्शन अब हमने पढ़ना है, दैट इज डिसरप्टिव सिलेक्शन। राइट? डिसरप्शन जिसे लिखा है यहाँ पे, मतलब जब दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज वाले इंडिविजुअल्स की संख्या ज्यादा है। एक रफली ग्राफ बना के दिखाऊं, सपोज यहाँ वाले इंडिविजुअल्स भी पीक वैल्यू में है, ये बीच वाले कम है, और ये वाला एक्सट्रीम वैल्यू भी पीक है। ये दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ द ट्रेट है। So disruptive selection है when selection operates in such a way so that individuals at both extreme values, दोनों extreme values वाले जो हैं trait का, they are favored at one time. It favors both small sized and large sized individual. यहाँ पे size word हम trait की value के लिए कह रहे हैं, individual के size के लिए नहीं कह रहे। It eliminates most of the members with mean expression. ये बीच में जो एवरेज वैल्यू आ रही है ट्रेट की, मीन वैल्यू आ रही है, ये वाले इंडिविजुअल्स कम होंगे और जो एक्सट्रीम वैल्यू वाले हैं वो ज्यादा होंगे। दोनों एक्सट्रीम वैल्यू वाले। So it produces two peaks in the distribution of the traits and ultimately it may result in two different populations. ये भी हो सकता है। मान लो उनके बीच में कोई ज्योग्राफिकल बैरियर आ गया, वो हजारों सालों तक बना रहा, तो वो दोनों अलग अलग स्पीशीज भी बन सकते। तो ये जो इस तरह का सिलेक्शन है, डिसरप्टिव सिलेक्शन, इसके कारण स्पीसीएशन होने की संभावना ज्यादा रहती है। दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट? प्लीज रिमेंबर, तीन तरह के सिलेक्शन मैंने आपको बताए। सबसे पहला था स्टेबलाइजिंग या नॉर्मलाइजिंग सिलेक्शन, सेकंड था डायरेक्शनल या प्रोग्रेसिव सिलेक्शन, और तीसरा disruptive selection. Right? As you can see here, आप देखेंगे two peaks are being formed. ये जो बीच वाली वैल्यू वाले इंडिविजुअल्स हैं, इनकी संख्या कम हो गई। आपने देखा बिल्कुल कम हो गई है नीचे, और यहाँ पे भी पीक मिल गया, इस एक्सट्रीम वैल्यू पे भी, इस पे भी। हरे वाले बीटल भी बहुत ज्यादा, लाल वाले भी बहुत ज्यादा, और बेचारे पीले वाले और हल्के पीले, थोड़े ज्यादा पीले टाइप्स, वो कम है संख्या। दिस इज डिसरप्टिव सिलेक्शन। इसमें एग्जांपल देता हूं जी आपको, एक शेल कलर इन मैरीन लिम्पेट। लिम्पेट इज अ मोलस्क का फाइलम, राइट? सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, इनमें शेल होते हैं। तो इस मैरीन लिम्पेट में ना शेल की अलग अलग शेड्स मिलते हैं। सपोज मैं आपसे कहूं कि भाई समंदर में जाइए, गोता लगाइए और इस लिम्पेट को स्टडी कीजिए, इसका शेल कलर। इसमें आपको ऐसे लिम्पेट भी मिलते हैं जो बिल्कुल जेट ब्लैक कलर का, जिनका शेल, और ऐसे भी मिलते हैं जिनका प्योर व्हाइट कलर का हो। ठीक है? ऐसे भी मिलते हैं जो प्योर व्हाइट से थोड़ा कम व्हाइट हो, लेस व्हाइट। जेट ब्लैक से जो थोड़ा कम ब्लैक होंगे, लेस ब्लैक, है ना? ब्राउनिश, लेस ब्राउनिश, क्रीमिश, सब तरह के। आप मुझे डेटा बना के दें और आप देखें कि सर जेट ब्लैक कलर वाले भी बहुत ज्यादा, लगभग 41%, प्योर व्हाइट वाले लगभग 39% है। एक रैंडम वैल्यू हम ले रहे हैं, ये 39% है, आपने कहा जेट ब्लैक वाले 41% है, बाकी वाले जो हैं कोई 3%, 4%, 5%, बस इस तरह से। तो हम जो ग्राफ प्लॉट करेंगे उसमें दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज पे पीक आएगा। तो मैं कहूंगा कि भाई मैरीन लिम्पेट में शेल कलर वाले ट्रेट को लेके नेचुरल सिलेक्शन इस तरह से ऑपरेट कर रहा है कि इंडिविजुअल्स ऑफ द एक्सट्रीम वैल्यू आर फेवर्ड एट वन टाइम। हो सकता है जो जेट ब्लैक कलर वाले हैं वो ऐसे बैकग्राउंड के साथ ब्लेंड कर जाते हैं, वहां पे काले रंग के रॉक्स हैं, पत्थर हैं, कि वो छुप जाते हैं। और जो प्योर व्हाइट वाले हैं उनको छुपने के लिए प्योर व्हाइट बैकग्राउंड मिल जाता है। बाकियों को अपना मैचिंग बैकग्राउंड नहीं मिल रहा, जिसके कारण उनकी संख्या कम है, उनके प्रेडेटर उन्हें देख लेते हैं।
right? Example याद रहेगा? Wonderful. Another, Stebbins and his co-workers studied population of sunflowers, right? California में over a period of 12 years. 12 साल तक उन्होंने sunflower की population को study करा और उसमें भी उन्होंने पाया कि भाई disruptive selection देखने को मिलता है. वो कैसे? Beginning में the genetically variable population of these sunflowers was a hybrid between the two species. जो ओरिजिनल पॉपुलेशन थी वो एक हाइब्रिड थी, दो अलग अलग स्पीशीज. 5 साल बाद, after 5 years, this population had split into two subpopulations which was separated by a grassy area. शुरुआत में वो एक ही जगह थे, समय बीतता गया जिसमें कि दोनों अलग अलग पॉपुलेशन, सब पॉपुलेशंस बन गई. One of these subpopulations occupied a relatively dry site and the other occupied comparatively wet site. एक थोड़ा ड्राई साइट जो जगह थी वहां ग्रो करना शुरू हुई, दूसरी थोड़ी नमी वाली जगह पे. उसके बाद और समय बीता. ड्यूरिंग द नेक्स्ट 7 years the size of the population fluctuated greatly in response to differences in rainfall. Environment बदला, बारिश हुई, रेनफॉल हुई, but the differences between the two subpopulations were maintained. कहने का मतलब ये है कि ओरिजिनली एक पॉपुलेशन जो थी समय के साथ धीरे धीरे वो दो सब पॉपुलेशंस में विभाजित हो गई और उन्होंने अपनी वो आइडेंटिटी बनाए रखी. ये सनफ्लावर की पॉपुलेशन को लेके एग्जांपल है. दूसरा मैंने मेरीन लिम्पेट के शेल कलर का एग्जांपल. सो ये तीनों तरह के सिलेक्शन आपको याद रखने, स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल एंड डिस्ट्रप्टिव. इन्हीं पे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं. ठीक है जी, राइट? सो डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन और द डिस्ट्रप्शन इज ओवर. अब बताइए आप मुझे, समझ आया अच्छे से? नेचुरल सिलेक्शन के तीनों टाइप्स क्रिस्टल क्लियर? ग्राफ देख के भी पहचान लें कि किसका ग्राफ बनाया हुआ. ग्रेट, वंडरफुल. Okay, so we were discussing the factors which affect Hardy-Weinberg equilibrium: mutation, genetic recombination, gene flow, genetic drift, and natural selection. Right? Hardy-Weinberg ने कहा था gene frequency remains constant generation after generation in a randomly mating sexual population if certain conditions are met. Mutations are not occurring. Every allele has an equal chance of being passed on to next generation. Mating is completely random, right? Nobody is entering into the population, nobody is leaving the population. लेकिन ये condition पॉसिबल नहीं हो सकती, यानी इवोल्यूशन होता है. और ये जो आपके सामने सब रीजंस लिखे हुए इवोल्यूशन के ही, जो हमने वन बाय वन स्टडी कर. ग्रेट. चलिए एक और छोटा सा टॉपिक है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है. कभी कंफ्यूजिंग लगता है ये बच्चों को, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको ये समझ आ जाए और आपको पता चल जाए कि इसमें क्या क्या याद रखना है. हेडिंग इज जियोलॉजिकल इरास. हमारी पृथ्वी का इतिहास बड़ा पुराना है, मिलियंस ऑफ इयर्स ओल्ड. हमने इस पूरे इतिहास को डिवाइड कर दिया है समय की इस टेबल में, सारणी. क्या बनाया जी हमने? देखो जी, हेडिंग देंगे इवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स थ्रू द एजेस. फिर मैं आपको साथ के साथ इवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स आल्सो थ्रू द एजेस बताऊंगा. पेलियोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक. इन वर्ड्स से फेमिलियर है. और ये वाला जो है ये सबसे पुराना है. इधर हम चलेंगे, सो दिस इज ओल्डेस्ट एंड टॉप में इट इज रीसेंट. ठीक है. मीजोजोइक इरा जो है, मीजोजोइक क्या है? मीजोजोइक इरा है. मीजोजोइक इरा में फर्दर ये आपको दिख रहे हैं क्रिटेशियस. मैं अलग कलर यूज कर लेता हूं जब. क्रिटेशियस पीरियड, जुरासिक पीरियड, ट्रायसिक पीरियड. ये आपको ध्यान रखना है. ये लिख लिख के याद होंगे, ऐसे याद नहीं होंगे इतनी आसानी से. टेक्निकल से नाम है ना, क्रिटेशियस, जुरासिक, ट्रायसिक. जुरासिक पीरियड तो सभी फेमिलियर है भाई. जुरासिक पार्क मूवी भी आपने देखी होगी. The reptiles were dominant during this. Mesozoic era is the golden age of reptiles. Okay? ऐसे ही जो Cenozoic era है, इसमें Quaternary period and Tertiary period. ऐसे ही Paleozoic, Permian, Carboniferous, Devonian and Silurian,
ये आपको इसी सीक्वेंस में याद करने होंगे. लेट मी टेल यू, दिस इज इम्पोर्टेंट. सीक्वेंस भी पूछ सकते हैं कि सबसे पुराना आपको दिख रहा है साइल्यूरियन, उसके बाद डेवोनियन, देन कार्बोनिफेरस, देन पर्मियन, ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी. तो ऐसे नीचे से ऊपर चल सकते हैं. ये सबसे पुराना, ये उसके बाद वाला, ये उसके बाद वाला, ये उसके बाद वाला. ठीक है, ऐसे चलते चलते हम ये रिसेंट समय पे आ गए जो अब सीनोजोइक एरा चल रहा है, जो उसमें क्वाटरनरी पीरियड. राइट, ध्यान रहेगा. ठीक है जी, क्लियर है. ये देखो यहाँ पे बताया ना, ये मिलियंस ऑफ इयर्स अगो वाली बात है. 350 मिलियन इयर्स अगो, 300 मिलियन इयर्स पहले, 250 मिलियन इयर्स पहले. सो MYA जब लिखा होता है ना, मिलियंस ऑफ इयर्स अगो, MYA, दैट स्टैंड्स फॉर मिलियंस ऑफ इयर्स अगो. राइट, जैसे यहाँ पे दिया इधर देखिए, 500 मिलियन इयर्स अगो. इमेजिन, इतना भी याद रखना मुश्किल है कि 10 दिन पहले आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया था, शायद सुबह का भी याद ना हो, है ना. सो इतनी पुरानी बात कर रहे हैं हम पेलियोजोइक एरा की. राइट, तीनों पढ़ेंगे, पेलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक. तो पेलियोजोइक एरा में 500 मिलियन इयर्स अगो अगर हम चले जाएं, तो आप देखिए भाई किस तरह के एनिमल्स आपको दिख रहे हैं. आप कहेंगे सर हमें हाइड्रा दिख रहा है, ये टीनोफोरा फाइलम के मेंबर्स हो सकते हैं, निडेरिया फाइलम के मेंबर्स हैं, ये जेलीफिश है जी. और आपको ये दिख रहे हैं नीचे, ये मोटे मोटे कीड़े से जो दिख रहे हैं, दे आर ट्राइलोबाइट्स. बहुत सी पुरानी मूवीज एंड डॉक्यूमेंट्रीज में आपने जरूर देखा होगा. तो उस समय इन्वर्टिब्रेट्स का एक तरह से साम्राज्य था. और अगर हम प्लांट्स का जिक्र करें, क्लोरोफाइट एंसेस्टर्स, ये बात नोट कर लीजिए भाई, नोट कर लीजिए. पेलियोजोइक एरा आपका हेडिंग है. क्लोरोफाइट एंसेस्टर्स यानी एंसेस्टर्स ऑफ क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स. इतने समय पहले क्लोरोफिल आ चुका. ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ते समय भी इस चीज का हमने जिक्र किया था कि कैसे पहले सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स बने, प्रोकैरियोट्स, फिर यूकैरियोट्स आए, है ना. मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कैसे कैसे इवॉल्व हुए होंगे. क्लोरोफिल के आने से फोटोसिंथेसिस होना शुरू हुआ. सो जो पेलियोजोइक एरा है ना बेटा, दिस वन, दिस इज द एज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स. ये एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिख दिया जो हमसे पूछा जा सकता. द एज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, जिसमें ट्राइलोबाइट्स प्रमुख रहे. ट्राइलोबाइट्स आर्थ्रोपोडा फाइलम में आते. ट्राइलोबाइट्स दे बिलोंग टू फाइलम आर्थ्रोपोडा, द मोस्ट सक्सेसफुल फाइलम, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल. ट्राइलोबाइट्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं. ओके, नाउ देखिए उस समय क्या माहौल था. प्लांट्स नजर आ रही हैं आप. पेलियोजोइक एरा की बात कर रहा हूं, मिलियंस ऑफ इयर्स अगो. राइट, आप देखिए कि जब अर्थ पे लाइफ शुरू हुई तो हमने पढ़ा था द टेम्परेचर वाज वेरी हाई, देयर वाज अ हीट फ्रॉम वोल्केनिक इरप्शंस, तापमान बहुत ज्यादा था, देयर वाज लाइटनिंग फ्रॉम क्लाउड्स. फिर धीरे 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 माहौल ठंडा होता गया हो, अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स बने. They were tracheophyte ancestors. Tracheophyte ancestors यानी ancestors of the vascular plants, right? Paleozoic era में ancestors of the vascular plants आने शुरू हो गए. तो 440 मिलियन ईयर्स अगो अगर हम चले जाएं Paleozoic era में, that is the Silurian period. ये सीक्वेंस ध्यान रखना है. साइल्यूरियन के बाद डेवोनियन, फिर कार्बोनिफेरस, फिर पर्मियन. रिपीट करें, साइल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस एंड पर्मियन. नाउ साइल्यूरियन पीरियड में यू कैन सी क्या क्या रहा उस समय. अच्छा, हमें ये सब चीजें पता कैसे चली? हमने पढ़े थे ना एविडेंसेस इन फेवर ऑफ इवोल्यूशन. तो ये सब चीजें वहीं से पता चली हमें. Rhynia type plants, extinct genus of the vascular land plants, extinct, खत्म हो. Xylophyte, extinct ancestors of pteridophytes, ferns के बारे में पढ़ा. तो साइल्यूरियन पीरियड में उनके पूर्वज रहे, एंसेस्टर्स रहे. Zosterophyllum, extinct genus of the vascular land plants. So Rhynia type plants, Xylophyte, Zosterophyte, तीनों नाम लिख लीजिए साइल्यूरियन पीरियड. राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं. 420 मिलियन ईयर्स अगो डेवोनियन पीरियड. डेवोनियन वर्ड मेरे सामने आते ही एक शब्द मुझे याद आ जाता है, द एज ऑफ फिशेस. मछलियां थी इस समय.
एम्फीबियंस बनने शुरू हुए 420 मिलियन ईयर्स अगो। ये रहा जी द एज ऑफ फिशेस। तो मान लीजिए ये क्वेश्चन आपसे नीट में पूछा जा सकता है। कई बार बच्चे हैरान होते हैं कि यहाँ से सवाल कैसे पूछेंगे, तो ये देखिए ना इसी तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे। एज ऑफ फिशेस, मछलियां, डेवोनियन पीरियड दिख रहा है जी, कैन यू सी, राइट? जॉलेस फिश, साइक्लोस्टोम्स, एनिमल किंगडम में पढ़ा है ना साइक्लोस्टोमेटा। यहीं पे पहले एम्फीबियंस भी बनने शुरू हुए। आप जानते हैं एम्फीबियंस द फर्स्ट वर्टिब्रेट्स who made a transition from aquatic to terrestrial mode of life. मछलियां पानी में, अब उन्होंने सोचा भाई जमीन को भी एक्सप्लोर करके देखा जाए कैसी है। तो एम्फीबियंस पहले ऐसे वर्टिब्रेट्स रहे जिन्होंने जमीन को एक्सप्लोर करा। वर्टिब्रेट्स, इन वर्टिब्रेट्स में तो और भी हैं जो जमीन पे पाए जाते हैं, हम वर्टिब्रेट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। सो एज ऑफ फिशेस में डेवोनियन पीरियड याद रखिएगा, इस समय जॉलेस फिश भी मौजूद थी। सीलोसैन, ये हमने पहले भी जिक्र कराया था इसका। बहुत समय तक तो ये माना गया था कि भाई इस तरह की कोई फिश है ही नहीं, फिर जब हमने ये डिस्कवर करी, सीलोसैंथ लेटिमेरिया भी कहते हैं इसे, तो इसे लिविंग फॉसिल भी कहा जाता है, सीलोसैंथ फिश। डेवोनियन पीरियड में सी वीड्स भी थी, राइट? प्रो जिम्नोस्पर्म्स यानी एंसेस्टर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। क्लासिफिकेशन पढ़ते समय हमने पढ़ा है जिम्नोस्पर्म्स के बारे में। तो प्रो जिम्नोस्पर्म्स यानी एंसेस्टर्स ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स, दे वर ड्यूरिंग द डेवोनियन पीरियड। तो ये बात हम कर रहे थे 420 मिलियन ईयर्स अगो की। समय आगे बढ़ा 360 मिलियन ईयर्स अगो की अगर हम बात करें, कार्बोनिफेरस पीरियड जब था। सो इस समय एम्फीबियंस ने अपना साम्राज्य बनाना शुरू किया। इससे पहले जो हमने बात करी थी डेवोनियन, एज ऑफ फिशेस, कार्बोनिफेरस में एज ऑफ एम्फीबियंस। तो ये एक और क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है नीट में, वो ये द एज ऑफ एम्फीबियंस, कार्बोनिफेरस पीरियड। एम्फीबियंस अबंडेंट थे, अर्ली रेप्टाइल्स इस समय बनने शुरू हुए जी, राइट? और अगर हम प्लांट्स का जिक्र करें तो एज ऑफ फर्न्स, ये भी आपको याद रखना, द एज ऑफ फर्न्स, ठीक है? मैं लिख देता हूं आगे, दिस कैन बी फ्रेम्ड एज अ क्वेश्चन इन नीट। इस समय सीड फर्न्स थे, ठीक है जी, इस समय सीड फर्न्स थे जो कि एक्सटिंक्ट, खत्म हो गए। आप जानते हैं उसके बाद जो है स्पोर बियरिंग फर्न्स है, फर्न्स का रिप्रोडक्शन आपने पढ़ा है, ठीक है जी। सो याद रखना कि एज ऑफ फिशेस कौन सा है, एज ऑफ एम्फीबियंस कौन सा है, एज ऑफ फर्न्स कौन सा है। कार्बोनिफेरस पीरियड से अब हम आगे बढ़ते हैं 300 मिलियन ईयर्स अगो यानी पर्मियन पीरियड। पूरा माहौल भी हमने क्रिएट करके दिखाया आपको जी। पर्मियन पीरियड में आपको इस तरह के एनिमल्स एंड प्लांट्स देखने को मिलते अगर हम उस समय होते। आर्बोरिसिड लाइकोपॉड्स, एनसीईआरटी में टर्म्स दी हुई है। Vascular plants with woody stems and they develop from Zosterophyllum. Zosterophyllum का भी हमने जिक्र करा था। तो यानी पर्मियन पीरियड आते आते लाइकोपॉड्स बन चुके थे जो कि वेस्कुलर प्लांट्स थे जिनमें वुडी स्टेम पाया जाता है। और इस समय साइनेप्सिड्स भी थे, साइनेप्सिडा आपको याद होगा। क्लास रेप्टिलिया को जब हम क्लासिफाई करते हैं ना, सो स्कल के आधार पे रेप्टाइल्स क्लासिफाइड है, एनेप्सिडा, पैराप्सिडा, साइनेप्सिडा, डायप्सिडा। Synapsids were mammal-like creatures, इनमें reptilian features भी थे और ज्यादा mammal जैसे feature थे। They were viviparous, they were more intelligent. Strange, viviparity हमें mammals में देखने को मिलती है। So reptiles से ही जो है mammals का भी connection है। हमने connecting link पढ़ते समय भी कुछ ऐसी examples पढ़ी थी, okay? Sauropsids, Sauropsida, sauro word related to lizards, reptile-like creatures थे Permian period में. Can you see this? Pelycosaurus, mammal-like reptile with which laid thick-shelled eggs. Mammal जैसा देखने में लगता था, ये reptile था. Pelycosaurus important है, ध्यान रखिएगा. Pelycosaurus heading देके लिख लीजिए. Permian period में mammal-like reptile और ये thick-shelled eggs लेकर. यही समय रहा जब मास एक्सटिंक्शन हुए, पेलियोजोइक मास एक्सटिंक्शन। हम कारण नहीं जानते ऐसा क्यों हुआ होगा, लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, शायद 80% के करीब स्पीशीज नष्ट हो गई, खत्म। इतनी वैरायटी होती थी उस समय, लेकिन ये
एक्सटिंक्ट हो गई, तो पेलियोजोइक एरा का अंत हुआ। अब हम 250 मिलियन ईयर्स अगो की बात करते हैं, मेसोजोइक एरा, द गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स, जिसमें क्रिटेशियस पीरियड, जुरासिक पीरियड एंड ट्रायसिक पीरियड की हमने बात करी। ट्रायसिक पीरियड जो है 250 मिलियन ईयर्स अगो, फिर जुरासिक पीरियड 200 मिलियन ईयर्स अगो, एंड देन क्रिटेशियस पीरियड 145 मिलियन ईयर्स अगो। ट्रायसिक पीरियड का माहौल देखिए भाई, उस समय आपको ये बड़े बड़े रेप्टाइल्स नजर आ रहे हैं, ये थीकोडॉन्ट्स हैं। थीकोडॉन्ट का मतलब होता है टीथ एम्बेडेड इन जॉ सॉकेट्स। रेप्टाइल्स में ऐसा है, क्रोकोडाइल्स में थीकोडॉन्ट डेंटिशन, मैमल्स में भी थीकोडॉन्ट डेंटिशन है। सो दीस थीकोडॉन्ट्स वर द एंसेस्टर्स ऑफ डायनासोर्स। फिर जुरासिक पीरियड आया 200 मिलियन ईयर्स अगो। ये सवाल आपसे पूछा जाएगा, एज ऑफ रेप्टाइल्स, this can be framed as a question, and which is the golden age of reptiles, ये जुरासिक पीरियड है, मेसोजोइक एरा का, जिसमें इतने बड़े बड़े डायनासोर्स थे, वो सब क्यों खत्म हो गए, इसको हम आज तक भी अच्छे से नहीं समझ पाए हैं। इस समय थेराप्सिड्स थे, अंडरलाइन कर देता हूं जी, थेराप्सिड्स, दे वर इमीडिएट एंसेस्टर्स ऑफ मैमल्स, इन्हीं से मैमल्स बने। यू कैन सी दिस ह्यूज डायनासोर्स, टी-रेक्स, इसका नाम तो सभी जानते होंगे भाई, 20 फुट के करीब बड़ा ये डायनासोर विद डैगर लाइक टीथ। सभी डायनासोर्स कार्निवोर्स नहीं थे, कुछ हर्बीवोरस भी थे, लेकिन ये टी-रेक्स तो भाई बहुत ही भयंकर और भयानक है, नाम याद रखिएगा। इस समय फर्न्स भी थी, हर्बेशियस लाइकोपॉड्स, राइट, साइकड्स, कोनिफर्स। Some land reptiles they went back to water. कुछ land reptiles ने वापस पानी की तरफ रुख करा। Ichthyosaurs, can you see? मछली जैसा मुंह है जिनका आगे, Ichthyosaurs। जुरासिक पीरियड का अंत हुआ 145 मिलियन ईयर्स अगो, हम क्रिटेशियस पीरियड में पहुंच गए हैं। क्रिटेशियस पीरियड बड़ा हरा भरा लग रहा है, कुछ बर्ड्स भी नजर आ रहे थे हमें। Sphenopsids, they were primitive vascular plants and ginkgos. Ginkgo आपने पढ़ा है लिविंग फॉसिल में, living fossils, organisms which have not undergone any major evolutionary change in the past millions of years. So Cretaceous period में you can see sphenopsids, which were the primitive vascular plants, and ginkgos, okay, nitales, ancestors of angiosperms, ये सारे नाम NCERT में हैं, you will have to remember them. Dicotyledonous plants भी हमें Cretaceous period में देखने को मिले। फिर Mesozoic mass extinction हुआ, क्यों खत्म हो गए ये सभी डायनासोर्स हम नहीं जान पाए, अलग अलग रीजंस दिए जाते हैं। शायद कोई मेटेओराइट उस समय आकर के टकराया, कुछ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ में बदलाव हुए, शायद कोई बीमारी फैली, या फिर ये डायनासोर्स इतने ओवर स्पेशलाइज हो गए थे कि स्वयं अपना पेट भरने में ये सक्षम नहीं रहे, तो ये शायद इसलिए एक्सटिंक्ट हो गए, बट रियलिटी हम नहीं समझ पाए। 65 मिलियन ईयर्स अगो में सीनोजोइक एरा, द एज ऑफ मैमल्स। एक और सवाल जो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी एरा को एज ऑफ मैमल्स कहते हैं, इट इज सीनोजोइक एरा, जिसे हमने दो पीरियड्स में विभाजित किया, टर्शियरी पीरियड 50 मिलियन ईयर्स अगो एंड क्वार्टरनरी पीरियड दैट इज द प्रेजेंट डे। सो टर्शियरी पीरियड में मैमल्स टुक ओवर। Mammals में brain highly developed है, mammals warm blooded हैं, they are more sensitive to their external environment. So that those were the reasons that mammals were able to survive among those huge dinosaurs also. जब डायनासोर्स थे तब भी छोटे छोटे चूहे जैसे मैमल्स होते थे। टर्शियरी पीरियड में अगर हम प्लांट्स का जिक्र करें तो ब्रायोफाइट्स एंड मोनोकोटिलेडन्स। प्रेजेंट डे में आ गए हम क्वार्टरनरी पीरियड में, The rise of humans, human evolution हमने डिटेल में डिस्कस करना है, राइट? इस समय एंजियोस्पर्म्स बने, फ्लावरिंग प्लांट्स, यू कैन सी द वैरायटी ऑफ मैमल्स। तो धीरे धीरे मैमल्स ने डोमिनेट कर लिया पूरी धरती को, चाहे वो शुरुआत में साइज में बहुत ही छोटे। अब आपके सामने ये जो टेबल है ना, इवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स थ्रू एजेस, ये आपको अच्छे से समझनी है, एनसीईआरटी में है, राइट? नाउ देखो, ये रही जी हमारी इरास, इधर लिख देता हूं, पेलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक, एक तो ये सीक्वेंस पता होना चाहिए। इरास में फर्दर पीरियड्स हैं, साइल्यूरियन, देवोनियन,
Carboniferous, Permian, then Triassic, Jurassic, Cretaceous, and then Tertiary and Quaternary. यहां से शुरू करके अगर हम देखें क्लोरोफाइट एंसेस्टर्स, ट्रैक्योफाइट एंसेस्टर्स, राइनिया टाइप प्लांट्स, साइलोफाइट, इनसे फिर आगे ये बने फर्न्स, कॉनिफर्स, जोस्टेरोफाइलम से आर्बोरिसेंट लाइकोपॉड्स जिसमें से हर्बेशियस लाइकोपॉड्स एंड देन ब्रायोफाइट्स, प्रोजिम्नोस्पर्म्स से ही सीड फर्न्स, डाइकोटिलिडनस प्लांट्स, मोनोकोटिलिडन्स, एंजियोस्पर्म्स। ठीक है जी। नाउ the same applies to animals also. Carboniferous, Permian, Triassic, Jurassic, Cretaceous, Tertiary and Quaternary periods. शुरुआत में रहे जी इन्वर्टिब्रेट्स, फिर मछलियां बनी होंगी, एक लाइन एम्फीबियंस की तरफ चला गया, सौरोप्सिड्स बने, सौरोप्सिड्स में से लिविंग इस समय टर्टल्स हैं, देन लिजर्ड्स हैं, स्नेक्स हैं, टुआटारा Ateria, which is found in New Zealand, right? And then sauropsid से थीकोडोंट वाली लाइन जो है उसने क्रोकोडाइल्स बनाए एंड बर्ड्स बनाए, सैनेप्सिडा से थेरेप्सिड्स बने और मैमल्स, राइट जी। सो आई होप यू एंजॉयड द सेशन। तीनों तरह के नेचुरल सिलेक्शन मैंने आपको बताए और हमने इरास एंड पीरियड्स के बारे में पढ़ा। इरास एंड पीरियड्स को याद करने में टाइम लगेगा, घबराइए नहीं, लिख लिख के याद करेंगे, डेफिनेटली याद हो जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। चलिए, डेली प्रैक्टिस पेपर जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने मेंटर्स के कांस्टेंट टच में रहिएगा एंड सफलता के लिए सीढ़ियां लेनी ही पड़ती हैं एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ यू कैन डू इट, यू ऑल हैव द स्पार्क। Namaskar, bye bye, God bless you all, wish you all a very bright and prosperous future. Stay blessed. এবারে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাটা তো শুধু অনেক রকম গোলমাল, তো ছেলেদের তার যে ছেলে যেটাই ভালো সেটাই তুমি হয়তো একটু কম নম্বর পেয়ে গেলে সেটা পড়বে, হয়তো কোনো সাবজেক্টটা ভালো জানে, তার আগ্রহ সেটা আছে, সেটা হয়তো একটু নাম্বার কম হবে, সে চান্স পেবে না, হতেই পারে। মানে এইগুলোই তো হয় আমাদের সব ছেলেদের। অথচ সেই ছেলেটা সেটা যদি ভবিষ্যতে আগে পড়তে পারে সে ভালো রেজাল্ট করবে, কিন্তু হয়তো কোনো কারণে আছে আমরা ফিজিক্সের রেজাল্ট খারাপ হবে, তাহলে ফিজিক্স পড়তে পেলে হতেই পারে কারো হয়তো টার্গেট আছে আমি ফিজিক্স পড়বো কি ম্যাথামেটিক্স পড়বো। হ্যাঁ, পরীক্ষার সময় পরীক্ষা এমন একটা জিনিস বুঝলে, ভালো জানলেও নম্বর কম পাই।